दोस्तों, मैं प्रफुल्ल कोलख्यान आपका नमस्कार। द फंडामेंटल इंडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को देखें, पसंद करें और लाइक का बटन जरूर दबाएं। पसंद आए तो इसे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मेरे सब्सक्रिप्शन की संख्या बहुत कम है, तो आपसे अनुरोध है कि कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें, अपनी टिप्पणी दें और दोस्तों के बीच में से साझा करें। हम कोशिश करेंगे लगातार कुछ नए विषयों पर जो विश्व राजनीति से संबंधित हैं या जो घरेलू राजनीति से भी संबंधित है, जिनका व्यापक असर हमारे जीवन पर, मनुष्य के जीवन पर, सभ्यता पर पड़ने की संभावना हो, आशंका हो, उन तमाम विषयों पर अपने ढंग से बातचीत करते रहेंगे और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस बातचीत के साझीदार बने, साक्षी भी बने और साझीदार भी बने। देखिए, अभी पूरी दुनिया में 2 दिन पहले तक विश्व युद्ध की बात की जा रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हम तीसरे विश्व युद्ध के बिल्कुल मुहाने पर आ गए हैं, बिल्कुल करीब आ गए हैं और यह कभी भी हो सकता है। तो क्या हमें कोई भ्रम हुआ था? हम किसी धोखे में थे या कोई वास्तविक स्थिति सचमुच में थी? मुझे लगता है कि वास्तविक स्थिति थी, और थी को डालिए ब्रैकेट में, वास्तविक स्थिति है और ये रहेगी वास्तविक स्थिति। अब यही न्यू नॉर्मल है। तो न्यू नॉर्मल क्या है, इस पर भी बात करते हैं। अभी तो सीज फायर हो गया, ऐसा कहा जाता है। मीडिया में आया, एक सवेरे शक्तिमान ने, दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली आदमी ने कह दिया कि तुम भी घर, सीज फायर। जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान या भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय में कहा गया था, तो लोगों ने मान लिया यहाँ, लेकिन वहां भी उसी तर्ज पर सीज फायर कहा गया, तो उसके कई उल्लंघन भी आया। पता नहीं चल रहा है कि सीज फायर हुआ कि बैक फायर कर गया, कि क्या हुआ। लेकिन दुनिया एक थमथमी स्थिति में तो है ही। इधर तरह तरह की मीटिंग्स, बैठकें और बैठकों का दौर चल रहा है। क्या हो गया दुनिया में? सचमुच ये सवाल हर किसी के मन में जरूर उठता होगा कि आखिर इस दुनिया को हो क्या गया है। चलिए, इसे समझना जरूरी है, कम से कम समझने की कोशिश करना जरूरी है। देखिए, अभी हाल के दिनों में क्या हुआ कि बार बार ईरान पर परमाणु हथियार रखने का, बनाने का आरोप इजराइल लगाता रहा। अब इजराइल के बारे में लोगों को शक है कि वह उसके पास भी परमाणु हथियार है और वह दुनिया का 9वां राज्य है जिसके पास परमाणु हथियार होने न होने की कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं है, लेकिन लोग मानकर चल रहे हैं कि उसके पास भी होगा। तो ऐसी स्थिति है दुनिया में कि अभी जो स्थिति है इस समय, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया के पास, यानी कुल मिलाकर के 8 देश के पास ज्ञात रूप से परमाणु हथियार है। ये सभी को पता है। लेकिन ज्ञात रूप से क्यों कहा जाता है? देखिए, एनपीटी यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी और प्रसार संधि का कानून, वो संधि आया, अंतर्राष्ट्रीय संधि 1970 में, उस समय तैयार हुई। तो उसमें यह माना गया कि 1970 के पहले जिन लोगों ने परमाणु हथियार बना लिया था, इसकी घोषणा हो गई थी, वे जो 5 राष्ट्र थे, जो 5 राष्ट्र यानी कि आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन और फ्रांस, ये एनपीटी के सदस्य देश थे। ये एनपीटी पर इन्होंने हस्ताक्षर किया। ये इन एनपीटी के नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के ये हस्ताक्षरी हैं और ये 1970 में ये संधि तैयार हुई। लेकिन बाकी जो 4 देश हैं, उनमें से 3 यानी कि भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र नहीं माना जाता है।
हालांकि इनके पास भी परमाणु शक्ति है, क्योंकि ये एनपीटी पर हस्ताक्षर इन्होंने नहीं किया है। ये एनपीटी के यानी कि परमाणु और प्रसार संधि के हस्ताक्षरी राष्ट्र नहीं है। जबकि इजराइल जो नवा, हमने चर्चा की, जो नवा देश है, नवा राष्ट्र है या राज्य है, तो उस इजराइल के पास परमाणु हथियार होने या परमाणु शक्ति के होने न होने की कोई घोषणा नहीं है, कोई ज्ञात स्थिति नहीं है। इस सभ्यता का एक गुप्त कार्यक्रम है। इस पर न अमेरिका का कोई ध्यान है और न अन्य देशों का कोई ध्यान है जो परमाणु क्लब के सदस्य हैं। ये परमाणु क्लब क्या होता है? देखिए, ये परमाणु क्लब एक अनौपचारिक मंच है, कोई औपचारिक मंच तो है नहीं, लेकिन बार बार इस शब्द का उल्लेख होता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। और कूटनीति में या विश्व राजनीति में इस शब्द का एक खास अर्थ बन जाता है और खास मकसद से इसका इस्तेमाल किया जाता है। औपचारिक मंच न हो तो भी इसका काफी महत्व है। इसे कहते हैं परमाणु क्लब। तो जो एनपीटी पर यानी कि प्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने वाले जो देश हैं, जो 5 देश हैं, वही परमाणु क्लब के सदस्य हैं। और अब देखिए तो इस्लामिक देशों में पाकिस्तान एकमात्र देश है जो परमाणु शक्ति संपन्न है। और हालांकि धर्म के नाम पर देशों का वर्गीकरण करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन बार बार विश्लेषण के दौरान इस वर्गीकरण का इस्तेमाल किया जाता है, हम सभी जानते हैं। और दुनिया की समस्याओं के साथ भी धर्म को जोड़ करके देखा जाता है। हालांकि यह प्रवृत्ति बिल्कुल ही गलत है, गैर वाजिब है, लेकिन है तो है। तो अब ये मान के चलता है कि इधर वर्गीकरण करता है कि एकमात्र इस्लामिक देशों में से पाकिस्तान ही एकमात्र देश है जो परमाणु शक्ति संपन्न है और जिसके पास है। विज्ञान के मामलों में इसका क्या, इस तरह का वर्गीकरण किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, चलिए इसको अभी छोड़ते हैं, यह एक अलग मुद्दा है और बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन हमारे पास चूंकि समय सीमित होता है तो भी इतना ही कि जो प्रचलन में है, जो बात चलती है, उसी पर बात करते हैं। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि अगर ये ध्रुवीकरण का मामला बनता है तो यहाँ से विश्लेषण को अर्थनीति के विश्लेषण और संयोजन से की सही दिशा तैयार की जाती है। यानी कि जो विश्व अर्थनीति है, जो व्यावसायिक नीति है, उसको इस तरह के वर्गीकरण से उसका संयोजन करना, उसको दिशा निर्देश देना, उसकी दिशा तय करने की सुविधा होती है विभिन्न राज्य शक्तियों को, उनके सलाहकारों को, विश्लेषकों को। इसलिए वो इसकी चर्चा बार बार करते हैं, इस तरह की चर्चा करते हैं कि धार्मिक आधार पर उसका वर्गीकरण करते हैं। अब उसका कारण क्या? देखिए, छिटपुट उदाहरणों के हवाले से बार बार ये कहा जाता है कि इस्लाम के अनुयायियों पर में धार्मिक कट्टरता बहुत होती है, यानी कि इस्लाम के अनुयायियों पर धार्मिक कट्टरता का आरोप लगा दिया जाता है। अब इस आरोप के साथ उन्हें अन्यथा व्यावसायिक कारणों से भी वैश्विक स्तर पर अलग थलग करने की कोशिश की जाती है और ये बार बार हो रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें एक सवाल है और वह सवाल महत्वपूर्ण है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि एडल्फ हिटलर ने जिस दुष्ट प्रयोजन से नष्ट को आधार बनाया था, कहीं उसी दुष्ट प्रयोजन से दुनिया के भले लोग अधिक चतुर और धूर्त तरीका तो नहीं अपना रहे हैं धार्मिक आधार को सामने लाकर। एक सवाल है, आप चाहें तो इसे सवाल की तरह पढ़ें, आप चाहें तो इसे जवाब की तरह पढ़ें। मैंने तो इसे बस सवाल की तरह समझने की, रखने की कोशिश की है, क्यों ऐसा हो रहा है। अब देखिए कि परमाणु हथियार की शक्ति और अर्थनीति के 2 घोड़ों पर सवार दुनिया की राजनीति और उसके बिगड़ते संतुलन को बुनियादी रूप से समझना बहुत जरूरी हो गया। मैं फिर कहूं कि परमाणु हथियार की शक्ति और अर्थनीति के 2 घोड़ों पर सवार दुनिया की राजनीति और उस राजनीति के बिगड़ते संतुलन को बुनियादी रूप से समझना
इस समय बहुत जरूरी हो गया है, खासकर जब जिस ढंग से ईरान पर इजराइल का आक्रमण हुआ और उसमें महाबली अमेरिका का ट्रंप महोदय का उसमें हस्तक्षेप हुआ, या जिस ढंग से उन्होंने उसमें ये की। तो इसलिए इसको समझना, बुनियादी रूप से समझना अब बहुत जरूरी हो गया है। इस जरूरी काम को सिर्फ लेकिन एक बात मैं यहीं पर स्पष्ट करूं कि इस जरूरी काम को सिर्फ बड़े बड़े देशी विदेशी नेताओं और बुद्धिजीवियों के भरोसा पर नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि हाल में जो ट्रस्ट डेफिसिट की जो बात उठी है, जो भरोसाहीनता की बात उठी है, उसे सहज ही उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। तो इसके लिए क्या करना होगा, नागरिक समाज को भी और जो मतदाता भी है, यानी कि नागरिक समाज, मतदाता समाज को भी समझना होगा और गहराई में जाकर के समझने का उद्यम करना होगा, उसकी कोशिश करनी होगी। कम से कम तब तक ये गहराई में जाकर समझना जरूरी है जब तक लोकतंत्र और मताधिकार बचा हुआ, यानी क्या लोकतंत्र और मताधिकार पर भी खतरा है, क्या हो सकता है, तो इस पर विचार करना जरूरी है। और कि क्या करने से क्या होता है और क्या हो रहा है पूरी दुनिया में, इस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। देखिए, हम लोग पुरानी दुनिया से आए हुए लोग हैं, यानी कि बहुत पुरानी नहीं है, तो जिनकी उम्र भी 70-80 साल हुई है, उनके लिए वो समझ सकते हैं कि उनकी दुनिया, जिसे मैं पुरानी दुनिया कह रहा हूँ, वो पुरानी दुनिया कैसी थी और आज की दुनिया कैसी हो गई है या कैसी है, या किस तरह से इसका अंतरण हुआ है, वो समझ सकते हैं। बिल्कुल युवा साथी पुरानी दुनिया का अर्थ किसी पौराणिक काल या अति प्राचीन इतिहास की बात में करें, बस ठीक आपके पहले की पीढ़ी की जो बात है उसको समझें। यहाँ से 70 साल 80 साल पहले की दुनिया, पुरानी 100 साल पहले की दुनिया को ही यहाँ पर पुरानी दुनिया के रूप में पहचानने की कोशिश की जा रही है। तो पुरानी दुनिया ने पूंजीवादी ही सही लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया, और जानते हैं कि सोवियत संघ की उपस्थिति का बहुत बड़ा असर पड़ा था सभ्यता पर भी और दुनिया की बनावट पर भी, न सिर्फ उसकी राजनीति पर, उसकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस पर, बल्कि उसका असर अर्थनीति पर भी, दुनिया की अर्थनीति पर उसका पड़ा था। और खुद साम्राज्यवादी नीतियों ने अपने में कैसा समायोजन, समावेश, अपनी नीतियों को एक अलग स्वरूप देने की, अधिक आकर्षक बनाने की भी कोशिश की थी। तो अब उस समय में ये बात थी कि जो सर्वहारा की तानाशाही की बात कही गई, लेकिन पूंजीवादी लोकतंत्र ने पूंजी की तानाशाही की बात कभी नहीं की। हालांकि भीतर से वो वही कहते रहे और वही करते रहे, पूंजी की तानाशाही, लेकिन उसको उन्होंने हमेशा अधिक चतुर और द्रुत रास्ता उसके लिए अपनाया और उसे कई तरह के नाम दिए, जिसमें एक नाम था उदार लोकतंत्र। तो उदार लोकतंत्र का सवाल भी खड़ा हुआ। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि पुरानी दुनिया, यानी कि अभी तुरंत 70-80-100 साल 150 साल के बीच की दुनिया, सही पूंजीवादी सही एक ढंग के लोकतंत्र के लिए उस दुनिया ने संघर्ष किया था और लोकतंत्र पूरी दुनिया में स्थापित हुआ, जिसमें मताधिकार की भी बात थी। हमारे यहाँ आज मताधिकार और मतदान की प्रक्रियाओं की जटिलताओं पर बार बार बात हो रही है, और पता नहीं चुनाव आयोग का उसमें क्या फैसला होता है, किस प्रकार के निर्देश आते हैं, यह तो देखने की चीज है। लेकिन अभी तो सिर्फ मैं इतना कह रहा हूं कि खतरा इस मतदान, मताधिकार पर भी है और लोकतंत्र पर भी है। ये खतरा कैसे उत्पन्न हुआ? असल में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, जिसे मैं संक्षेप में उन्नीभू कहता हूँ, और अंग्रेजी में एलपीजी कहते थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो उसके में एक चमत्कार, एक चमकदार तरीका था और एक बहुत चमत्कारिक था, एक शब्द था, उसका नाम था उदार लोकतंत्र, लिबरल डेमोक्रेसी। तो लिबरल डेमोक्रेसी ने भरोसा दिलाया था कि वास्तविक डेमोक्रेसी उदार लोकतंत्र के नाम पर, जिसमें सरकार कम से कम जीवन में हस्तक्षेप करे, सरकार का कोई बिजनेस करने में नहीं है। लेकिन सरकार का हस्तक्षेप तो रोनाल्ड रीगन साहब ने कहा था, रोनाल्ड रीगन साहब ने कहा था, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, मार्गरेट थ्रेशर,
उस समय में थी, जो इंग्लैंड की प्रधान। इन तमाम लोगों ने उदार लोकतंत्र के बड़े गुण गाए और कहा कि इसमें मनुष्य को अधिक से अधिक सुविधा होगी और मानव के जीवन की गुणवत्ता में भारी वृद्धि होगी। तो उदार लोकतंत्र की बात कहेगी। अब ये उदार कैसा है, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। उस उदारता के पीछे कौन सी चीज छिपी हुई है। देखिए, उदारता और सत्ता का संबंध बड़ा जटिल होता है। सत्ता उदार हो तो एक कठिन प्रसंग है, और उदार लोगों की सत्ता हो या उससे भी कठिन प्रसंग है। लेकिन लोकतंत्र को उदार कहा गया, सत्ता नहीं उदार, लेकिन लोकतंत्र को उदार कहा गया। और कहा गया कि सरकारें कम से कम मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट की थ्योरी सामने लाई गई। तो अगर सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी तो कैसे होगा? तो क्या बाजार के हवाले पूरी दुनिया को छोड़ दिया जाएगा या जिंदगी को छोड़ दिया जाएगा? फिर राज्य की क्या भूमिका है? अगर बाजार ही सब कुछ तय करने लगे तो ये उस समय में कहा गया। लेकिन जब अभी हमारा जो ये उन्नीभू है, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की वह जो प्रक्रिया थी, वह धीरे धीरे एक वापसी की यात्रा पर है। क्योंकि पाश्चात्य देशों ने और खास करके अमेरिका और यूरोपीय संघ के लोगों ने जो सोचा था इसका लाभ बटोरना, उससे अधिक लाभ तो इसमें चीन को हो गया, और या दूसरे देशों को होने लगा। तो उन्हें लगा कि नहीं, यह स्थिति नहीं है। और उदार लोकतंत्र के पीछे जो सोवियत संघ की एक स्थिति थी कि उससे, उसके प्रताप से, उसके दबाव से, उसके प्रभाव से बचने का एक उपाय था। जब उसका दबाव कम होता गया तो उदार लोकतंत्र की महिमा घटती गई, और जब इसकी घटती गई तो जाहिर है कि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया, उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की प्रक्रिया भी अपनी वापसी यात्रा पर चल निकली, जो इन दिनों जो चल रहा है, हमारे रिवर्स ट्रांजिशन में मोड में वो है। तो अब ये चल रहा है। तो अब इसमें क्या हुआ कि उसने हमारे लोकतंत्र को अधिक समस्याग्रस्त बना दिया। उदार लोकतंत्र के इस्तेमाल ने, उदार लोकतंत्र की अवधारणा ने हमारे जो मौलिक लोकतंत्र था और उसको और समस्याग्रस्त बना दिया, और सभ्यता लौट करके फिर आज राजतंत्र के मुहाने पर खड़ी हो गई है। मैं बार बार इस बात को रेखांकित करना चाहता हूं कि उदार लोकतंत्र हमें हमारे लोकतंत्र को, मानवीय लोकतंत्र को खींच करके राजतंत्र के चौकट पर, उसके मुहाने पर ला करके उसने हमें खड़ा कर दिया है। यानी कि हम लोकतंत्र धीरे धीरे सपना हो जाएगा और हम एक राजतंत्र के राजा हमें मानना होगा। हमें मताधिकार से नहीं बल्कि किसी और ताकत से राजा तय होंगे। तो पुरानी दुनिया के जब राजतंत्र की हम किस्से कहानी जब पढ़ते हैं तो उसमें राजतंत्र में अन्य गुणों के साथ साथ राजा का शारीरिक रूप से शक्तिशाली होना, योद्धा होना जरूरी था। वे शक्तिशाली होते थे, योद्धा होते थे। महाबली कई फिल्में भी इधर आई तो महाबली होते थे, महाशक्तिशाली, अकेले पूरी दुनिया को, पूरी सेनाओं को छत विक्षत कर देने की क्षमता रखते थे। तो उनका शारीरिक रूप से योद्धा होना जरूरी था और बुद्धि को उसी दिशा में लगाने की क्षमता भी उनमें जरूरी होती थी। अब नई दुनिया के न्यू नॉर्मल में राजा का शारीरिक रूप से योद्धा होना जरूरी नहीं है, लेकिन योद्धा तो होना होगा, क्योंकि राजतंत्र बिना योद्धा के तो चल नहीं सकता। तो वो परमाणु योद्धा के रूप में वे राजा बनेंगे। उनके पास जो बटन होगा, बहुत तरह तरह के नाम है, मैं क्या नाम बताऊं यहाँ। उनके पास बॉल होता है, ब्रीफकेस होता है, क्या क्या होता है, जिसमें कई बटन होते हैं, संसार के माध्यम होते हैं। तो जो परमाणु योद्धा, जो परमाणु शक्ति संपन्न असल में परमाणु योद्धा ही होते हैं, तो उनका होना जरूरी है और वही राजा होगा। अभी तो लोगों ने उपग्रह वगैरह वगैरह पर क्या क्या पूंजीपतियों ने, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने उपग्रह वगैरह की व्यवस्था कर ली है। वह दिन मुझे लगता है दूर नहीं है जब बड़े लोगों के पास, बड़े पूंजी वालों के पास वो हथियारों की तरह परमाणु हथियार भी अपने अधिकार में पूंजी के बल पर, क्या पता, याद रखना शुरू कर दें या उनको लाइसेंसिंग उनकी हो जाए, पता नहीं। लेकिन
शंका और समस्या तो बिल्कुल सामने मुंह बाए खड़ी है मगरमच्छ की तरह। तो अभी न्यू नॉर्मल में राजा का परमाणु योद्धा होना बिल्कुल जरूरी है। मानने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। हम लोग जो साधारण आदमी है, जो मध्य वर्ग है, थोड़ा संकोची स्वभाव का होता है हम लोग। देखिए क्या होता है ना कि अगर उत्पात, उपद्रव, अभद्र भाषा, ये सब अगर निचले स्तर पर होता है, साधारण मनुष्य में रास्ता चलते जो लोग रास्ता चलते हैं, मिलते मिलते जुलते बच्चे, समुद्र में अलग अलग स्तर पर अलग अलग तरह का जल प्रभाव होता है, जल प्रवाह होता है, जल की गुणवत्ता होती है। तो अब ये जो घोर नीचे जो घोर मट्ठा है, जो पानी है, ये बिल्कुल सत्ता के शिखर पर भी इसी तरह की भाषा और इसी तरह की चीजें वहां इस्तेमाल हो रही है। अभी बताइए, इतने बड़े देश का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोलते बोलते ऐसी बात कह गए जिसको बिप साउंड दे करके जिसको ब्लॉक करना पड़ा। आश्चर्य हो गया, कल्पना की जा सकती है। और ये सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा। अब निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का लगता है कि दीवार ही मिट गया, कोई फर्क नहीं रहा। तो ये स्थिति है जो निचले की बात है, वो ऊपर में भी उसी तरह से जारी है। तो अब क्या होगा नहीं कहना मुश्किल, लेकिन यह बात जरूर है कि राजा का अब परमाणु योद्धा होना जरूरी है। और हमें अब मानने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए कि राष्ट्र नहीं परमाणु शक्ति संपन्न होते हैं, बल्कि राष्ट्राध्यक्ष परमाणु शक्ति संपन्न हुआ करते हैं। जी, उनके पास वो शक्ति होती है। कल को अगर वो डिनाई कर जाए और जो 2, 4, 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग, जो भी उनकी संख्या होती है, वे अगर इस निर्णय पर आ जाए जिनके पास वो तकनीकी चीजें हैं, बस अब हम हैं जो हैं, और हम न जाने वाले हैं, आप शांति से रहें, तो पता नहीं दुनिया का क्या होगा। इसीलिए राष्ट्राध्यक्ष परमाणु शक्ति संपन्न हुआ करते हैं इस समय, जो चुनाव से आए हुए हैं। अब अगर परमाणु न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग शब्द आ गया हमारी हवा में, तो उसको जरूर बहुत जल्दी ही परमाणु तानाशाही शब्द भी इस्तेमाल होगा, और परमाणु के बल पर जो अलग तरह की तानाशाही हो सकती है, होती है, वह भी होगा। तो विश्व एक जबरदस्त भाई। देखिए, ये सपना सिकंदर ने देखा था, जो इतिहास बताता है। तो सिकंदर तो कब का उधर गया। हमारे चंद्रगुप्त नाटक लिखा था हमारे हिंदी के साहित्यकार जयशंकर प्रसाद जी ने। तो वे सिकंदर को, जिसका वास्तविक नाम अलेक्जेंडर है, तो वो सिकंदर को अलेक्जेंद्र नाम उन्होंने दिया था, जिसे हम लोग सिकंदर करते हैं। तो अलेक्जेंद्र, पता नहीं अलक्ष और से भी उनका कोई आशय रहा होगा या न रहा होगा, लेकिन अलेक्जेंद्र यानी कि सिकंदर तो कब का गुजर गया। लेकिन उसका सपना, यानी कि विश्व विजय करने का सपना, पूरी दुनिया को अपने काबू में करने का सपना, अब न्यू नॉर्मल का भूत बनकर सभ्यता पर सवार। परमाणु शक्ति और न्यू नॉर्मल का रिश्ता बहुत 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 गहरा है। तो हमें इस बात पर भी विचार करना होगा कि यह कैसे हो सकता है, और जनता इस बात को समझे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया, इसको देखने की कोशिश की। आप अपनी टिप्पणी हमें जरूर देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।